तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो आपके अब अर्धवार्षिक परीक्षा के जो असली पेपर है वह मेरे पास लगभग आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं असली पेपर आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पेपर दिखाता हूँ तो मेरे लिए भी रिस्क है। पर यहाँ पर जो असली पेपर होते हैं वह कभी यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं किए जाते। तमाम यूट्यूब चैनल पर जो पेपर अपलोड किए जा रहे हैं वह नकली है, इसी कारण वह दिखा रहे हैं। असली पेपर दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं अब आपको असली पेपर तो मेरी भी हिम्मत नहीं है दिखाने की, पर यहाँ पर जो मेरी कक्षा 12वीं भूगोल विषय की जो परीक्षा अध्ययन है उसमें मैं यहाँ पर टिक लगवा सकता हूँ इन पेपरों में से देखकर। तो समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफ़ी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास पुरानी परीक्षा अध्ययन थी, पर यहाँ पर जो मैं टिक लगवाने वाला हूँ वह अभी की जो परीक्षा अर्धवार्षिक की है 12वीं भूगोल की, तो वही प्रश्न अब आपके रखे मिलने वाले हैं। तो केवल मैं कुछ ही प्रश्न टिक लगवाऊंगा, तो आप उन्हें याद कर ले, क्योंकि यही प्रश्न अब आपके 100% रखे मिलने वाले हैं। तो प्रश्नों को बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाला अन्य विषय का जो वीडियो इसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो यहाँ पर तमाम क्वेश्चन देख रहे होंगे परीक्षा अध्ययन के, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने पेपर देख लिया है। तो यहाँ पर जो पेपर में रखा मिलने वाला क्वेश्चन है वहाँ मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको रखा मिलने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आप लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोल वेत्ताओं के नाम, रेडजेल, कू सैंपल, जीन ब्रूस, बिडाल लावास। तो जी क्वेश्चन है यह पेपर में रखा है, तो यह क्वेश्चन आप मुख्य रूप से याद करके जाएं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, यह आप मुख्य रूप से याद कर लें। अब ठीक यहाँ पे एक शब्द वाला जो प्रश्न है उसमें यह प्रश्न आपका रखा मिलने वाला है कि संभववाद विचारधारा को सर्वप्रथम किसने दिया। तो यह क्वेश्चन आप याद कर ले, क्योंकि एक वाक्य वाला जो प्रश्न आता है उसमें आपको देखने मिलने वाला है। अब ठीक 2 अंक में जो आपके रखा मिलने वाला है इस बार, तो निश्चयवाद और संभववाद में अंतर, निश्चयवाद और संभववाद में अंतर। अब यहाँ पे 2 या 3 अंक में आपको रखा मिलने वाला है उत्प्रवास और अप्रवास क्या है। इसे आप याद करके जाएं, उत्प्रवास और अप्रवास क्या है, और लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। तो ये रीजन टाइप का जो क्वेश्चन है वह इन दोनों क्वेश्चनों को याद कर लें। तो आप भी यार कक्षा 12 भूगोल विषय का अर्धवार्षिक पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे आते ही आपको सर्च करना होगा क्लास 12th भूगोल हाफ ईयरली पेपर 2023, पीछे आपको हिमालय सर लिख देना होगा और सर्च कर देना होगा। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी हाफ ईयरली पेपर 2023। तो ठीक आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरी तरह से वेबसाइट को लोड होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में आप पीडीएफ फाइल किसी भी हालत में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे पूरी तरह से वेबसाइट लोड हो जाए तो नीचे आना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद जहाँ पे आप क्लास 12 ज्योग्राफी का परीक्षा पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप जो क्लास 12 ज्योग्राफी का जो सिलेबस है यहाँ पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप जो कक्षा 12वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप हमारा पेपर का टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लेंगे। और ठीक आखिर में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का ज्योग्राफी का यहाँ पर क्लिक करके उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अब आगे का जो क्वेश्चन है पेपर में आने वाला है, बस जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय, इसे आप याद करके जाएं। अब यहाँ पे पेपर में जो रखा मिलने वाला प्रश्न है वह है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करो। 2 अंक में यह आपका आने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जन्म दर और मृत्यु दर आप पहले याद कर लें। एक और क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है, इसे आप मुख्य रूप से याद कर लें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने आपको जो बताए थे पहले क्वेश्चन वह पेपर में आने वाले, पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप इसे भी याद कर लें, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आने वाली आगे की परीक्षा में आ सकता है। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि इसे आप याद कर लें। अब यहाँ पे 3 अंक में आपको रखा मिल सकता है कि थॉमस मोल्थस का सिद्धांत। तो इतना ही याद कर लें कि थॉमस मोल्थस ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, बस इतना ही याद कर लें। अब यहाँ पे आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी कि लिंग अनुपात से क्या आशा है, आपको बताना है भारत में लिंग अनुपात कितना है। तो इसे आप याद कर लें। और एक और क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, इसे आप याद करके जाएं। तो यह क्वेश्चन पेपर में रखा मिलेगा, तो इसे आप याद करके जरूर जाएं। अब यहाँ पे 3 अंक में आपको मिल सकता है रखा कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर। अब यहाँ पे आगे आने वाला क्वेश्चन है कि आखेट और भोजन संग्रहण की कोई 2 विशेषताएं बताना है, और व्यापारिक पशुपालन के 4 क्षेत्रों के नाम, और व्यावसायिक प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण। तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों को भी आप कर सकते हैं, पर जो पेपर में आने वाला प्रश्न था मैंने आपको बता दिया। और एक बार इसे भी याद कर ले, व्यापारिक पशुपालन के कोई 4 क्षेत्र, इसे भी आप याद करके जाएं।
ये मुख्य रूप से दूसरा वाला और तीसरा वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे करना चाहो तो कर सकते हो समझने के लिए, पर यह दोनों क्वेश्चन याद कर लें। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन को भूलकर भी ना छोड़ें, मैं गारंटी ले रहा हूँ इनमें से कोई ना कोई एक रखा मिलेगा जो अभी बता रहा हूँ। ऋतु प्रवास से क्या आशा है, स्थानांतरण कृषि को कर्तन और दहन कृषि क्यों कहा जाता है, तो ये 3 अंक में भी रखा मिल सकता है। ये क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, इसमें क्यों वर्ड लगाए, इसी कारण अपने आप में काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे ट्रक कृषि क्या है, ट्रक कृषि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सहकारी कृषि, इन दोनों में से कोई एक रखा मिलेगा। और ऋतु प्रवास और स्थानांतरण कृषि को कर्तन कृषि क्यों आया था, तो इन दोनों में से एक रखा मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक रखा मिलेगा, तो इन दोनों को पक्का कर ले और इन दोनों को पक्का कर ले। अब यहाँ पर जो आगे का अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग की विशेषताएं। डेयरी फार्मिंग की विशेषताएं यह और ये वाला स्थानांतरण कृषि, झूमिंग कृषि की 4 विशेषता, तो इन दोनों की 2-2 विशेषता याद कर लें और डेयरी फार्मिंग की 2 विशेषता याद करके जाए। अब बात करते हैं अंतर की, तो गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य कृषि में 2 अंतर याद कर ले, बस इकट्ठा पूरा याद नहीं करे, बस केवल 2 अंतर याद कर ले, आपका काम चल जाए। अब एक 2 अंक के लिए बस केवल 2 अंतर याद कर ले कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, तो इनके 2 कोई अंतर याद कर ले, बस काम चल जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को आप याद करके जाएं, आधारभूत उद्योग। और द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इसे भी आप याद कर लें। अब सपोर्ट के लिए आप इसे भी कर सकते हैं, वैसे 2 बता दिए तो उन्हें आप याद कर ले, बस आपका काम चल जाएगा। कुटीर और लघु उद्योगों की 4 समस्याएं, तो इसे याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर अब जो 3 अंक में रखा मिलने वाला वह क्वेश्चन है कुटीर और लघु उद्योगों में 4 अंतर, और ठीक आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग में अंतर, तो इन्हें आप याद कर लें। 2 अंक के दृष्टिकोण से इसे आप याद कर सकते हैं, वैसे इतना कोई खास नहीं है। प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में अंतर याद करना चाहो तो कर सकते हो सपोर्ट के लिए, पर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अब जो 100% आपको पेपर में रखा मिलने वाला क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन 10th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और अब 12th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो इसे भूलकर भी ना छोड़े। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, इसे आप मुख्य रूप से तैनात तरीके से ढंग से याद कर ले, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आगे चल के एक क्वेश्चन है तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप मुख्य रूप से याद करके जाएं, और ठीक आगे चलते हैं, तो व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं, इसे आप मुख्य रूप से याद कर लें। अब ठीक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% रखा मिलेगा पेपर में कि शिक्षा पर निवेश को मानवीय पूंजी निर्माण क्यों कहा जाता है, तो इसे आप मुख्य रूप से याद कर लें। अब यहाँ पे इसके अथवा में किसके अथवा में मानव शिक्षा पर निवेश को मानवीय पूंजीकरण क्यों कहा जाता है, इसके अथवा में आपको यह क्वेश्चन रखा मिलेगा अंकीय विभाजन क्या है, इसे आप याद करके जाएं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं सड़क परिवहन सुविधाजनक क्यों होता है, ये आपको बताना है, तो ये आप करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे इसमें से तो मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, पर यहाँ पर जो पेपर में आने वाला है जल परिवहन के लाभ, इसे आप कर सकते हैं। पर जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है उसकी बात ही कुछ अलग है, यहाँ पर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप यह कर सकते कि महामार्ग किसे कहते हैं, पर जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है वह आपको मैं बता दूँ साफ साफ कि स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर या तुलना करो। यह क्वेश्चन आप याद करके जाएं, यह आपको 100% पेपर में रखा मिलेगा। और ठीक अच्छे बंदरगाह की विशेषता और समुद्री जलमार्ग की विशेषताएं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक रखा जरूर मिलेगा। समुद्री जलमार्ग की प्रमुख विशेषताएं और ठीक एक आदर्श बंदरगाह की प्रमुख विशेषता, इनमें दोनों में से कोई एक रखा मिलेगा, तो इन दोनों में से कोई दोनों ही याद कर लें। और एक और याद करना चाहो तो सपोर्ट में कर सकते हो कि उपग्रह संचार की विशेषताएं। अब अगला क्वेश्चन जो पेपर में आने वाला है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। यह जो क्वेश्चन है 100% रखा मिलने वाला है, तो इसे आप याद कर लें। और वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या थी, इसे आप याद करके जाएं। और दास व्यवस्था, दास व्यापार क्या है, इसे भी याद कर ले। तो इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आपको 100% पेपर में रखे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन है 2 अंक के लिए आया, तो निर्यात में अंतर, तो काफ़ी सिंपल है, इसे आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं आपको बताना है, तो 2 समस्या याद करके जाएं। अब यहाँ पे एक जो चैप्टर है शायद से डिलीटेड हो गया है, पर यहाँ पर अगर इस चैप्टर से आपका आ रहा है तो पर मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, इसे याद कर लें। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। सन्नगर किसे कहते हैं, यह 2 अंक में रखा मिलने के पूरे चांस है।
और मेसा सिटी मेगा सिटी किसे कहते हैं, इसे याद करना चाहो तो। पर ये सन्नगर है ना, सन्नगर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में आने वाला, तो इसे छोड़ कर ना जाए। अब यहाँ पे आप तैनात तरीके से बिल्कुल 100% तरीके से इसे याद कर ले कि सहस्त्र बस्ती सहंत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक स्थान और स्थिति में अंतर, स्थान और स्थिति में दो अंतर याद करके जाए, और सहस्त्र बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर, इसे आप मुख्य रूप से याद कर लें। यहाँ पे एक और अंतर याद कर ले, क्योंकि तीनों में से कोई एक अंतर जरूर आएगा। तो तीसरा अंतर यह है कि ग्रामीण और नगरीय बस्ती में अंतर। तो पहला दूसरा अंतर कौन सा था, स्थान और स्थिति में अंतर, सहस्त्र बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर, और ठीक ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर। तीनों में से एक कोई पेपर में आपको रखा मिलने वाला है। अब पेपर में जो आने वाला प्रश्न है आप देख सकते हैं, जनसंख्या संगठन से क्या आशा है, इसे आप मुख्य रूप से याद कर लें। और जनसंख्या वृद्धि के कारण याद करके यहाँ, क्योंकि काफी सिंपल है, ये तो आप पहले से भी याद कर रहे होंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण आप याद कर। अब यहाँ पे 2 अंक का एक प्रश्न है, मैं आपको बता दूं गिरमिट एक्ट क्या है और अप्रवास किसे कहते हैं। यह 2 अंक में 2 में से एक और प्रश्न एक रखा मिलेगा। 3 में आपको बता देता हूँ कि गिरगिट एक्ट क्या है, अप्रवास क्या है, और ठीक यहाँ पे मेघालय में स्त्री विवाह कानून क्यों भिन्न है। ये 3 क्वेश्चन तीसरे नंबर का, ये तो तीनों में से कोई एक जरूर रखा मिलेगा, तो इन्हें तीनों को आप मुख्य रूप से याद कर लें। अब प्रवास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर, तो 2 अंतर याद कर लें बस। अब यहाँ पे जो पेपर में एक और प्रश्न मैंने देखा था, तो यह प्रश्न है केरल में साक्षरता दर ऊंची क्यों है, आपको बताना है। अब एक क्वेश्चन है मानव बस्ती का अर्थ क्या है, आपको बताना है। और गुच्छित और परिक्षिप्त बस्तियों में अंतर, यह क्वेश्चन 100% रखा मिलने वाला है, तो इसे याद कर लें, गुच्छित और परिक्षिप्त बस्तियों में अंतर और मानव बस्ती में का मतलब। अब यहाँ पे इसे भी याद कर लें कि सैटेलाइट उपग्रह या अनुसंगी नगर किसे कहते हैं, इसे आप याद कर लें। और महानगर किसे कहते हैं, इसे भी याद कर लें। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है किसी कृषि भूमि को परती क्यों छोड़ा जाता है, इसे आप याद कर लें। और साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं। इन 2 क्वेश्चनों में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर रखा मिलेगा। भारत में गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त वृद्धि दर अधिकतम होती है क्यों, तो यहाँ पे इन तीनों में से जो पहला क्वेश्चन है यह आपको रखा मिलने वाला है, किसी कृषि भूमि की परती क्यों छोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में अंतर, तो इसे आप याद कर ले, 2 अंक में रखा मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर, यह आपको 2 अंक में रखा मिलने वाला है, तो ये रखा मिलेगा और ये रखा मिलेगा। अब मैं परीक्षा अध्ययन के पेज को थोड़ा पलटता हूँ, तो यहाँ पे आगे जो पेपर में आने वाला प्रश्न है मैं आपको बता दूँ कौन सा है। थोड़ा यहाँ पे आपको टाइम जरूर बताने में टाइम जरूर लगेगा। हरित क्रांति किसे कहते हैं, यह 2 अंक में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप याद कर लें। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है धरातलीय जल और भौम जल में अंतर, इसे आप याद कर लें, यह 100% आएगा आपके परीक्षा में। अब यहाँ पे 2 अंक में या फिर 3 अंक में या पेपर में आने वाला प्रश्न है कि ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत स्रोतों में अंतर, तो यह भी 100% आने वाला प्रश्न है, इसे आप याद कर लें। अब एक क्वेश्चन और है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित होने का कारण, इसे आप याद कर लें, छोटा नागपुर वाला, यह भी 100% आएगा। अब एक क्वेश्चन है यह 2 अंक में रखा मिल सकता है कि पारेषण क्या है, पारेषण क्या है आपको बताना है। ठीक, 2 अंक में आपको रखा मिलेगा कि समुद्री जल मार्ग की 4 विशेषता या 2 विशेषता आप याद करके जाओ, पारेषण और संचार में अंतर। अब यहाँ पे जो पेपर में रखा मिलने वाला प्रश्न है वह है आयात और निर्यात किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जरूर याद करके जाएं। 2 अंक में आ सकता है कि विदेशी व्यापार की विशेषताएं आप बताएं, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 2 अंक में आपके पूछा जा सकता है कि प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर, इसे आप याद कर लें।